हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ साइंस। आज का हम आइसोमेरिज्म का लेक्चर 1 शुरू करने वाले हैं और बच्चों की डिमांड कि बच्चों ने बोला है कि मैम हमें आइसोमेरिज्म पढ़ा दीजिए। तो हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साथ साथ चलता रहेगा, उसकी कोई चिंता ना करें। अभी हमारे 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और आगे के लेक्चर भी हम अपलोड करते रहेंगे बिल्कुल साथ साथ। लेकिन जीओसी के साथ बिल्कुल पैरेलली हमारा क्या चलेगा, अब आइसोमेरिज्म चलेगा। कोशिश करेंगे थोड़ी लंबी वीडियोस लेके 2 से 3 लेक्चर में आइसोमेरिज्म ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म का ये हमारा लेक्चर 1 है फॉर नीट्स और बोर्ड एग्ज़ाम दोनों के लिए। क्लास 11th में जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है ना, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें ना अगर मैं एनसीईआरटी को देखूँ तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ना मेरे 3 पार्ट बनते हैं। पहला आता है क्या, मेरा आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, मतलब इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का ना नामकरण करते हैं। क्या करते हैं? नामकरण, कि किसका क्या नाम है। ठीक है। सेकंड पार्ट जो आता है, पार्ट 1 आईयूपीएसी होता है। सेकंड पार्ट होता है हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे होता है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर अगर मैं सिंपल अगर आइसोमेरिज्म समझाऊं तो आइसोमेरिज्म मान लो हमारा कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन किस तरीके से, वो फॉर्मूला मतलब बना कैसे होता है, कैसे लगा होता है, वो हम आइसोमेरिज्म में डिस्कस करते हैं। और पार्ट 3 आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम सारी रिएक्शन की बात करते हैं कि रिएक्शन कैसी कैसी होती है, इंटरमीडिएट्स की बात करते हैं, रिएजेंट्स की बात करते हैं कि क्या न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लेक्चर 1 शुरू करते हैं किसका, हमारा आइसोमेरिज्म का। ठीक है जी, आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो आइसोमेरिज्म का पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आखिरकार आइसोमेरिज्म होता क्या है, कि मैम ये तो बताओ कि आइसोमेरिज्म क्या है। तो अगर मैं आइसोमेरिज्म को समझाऊं तो आइसोमेरिज्म की हमारी सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो कंपाउंड हैविंग, चलो बिल्कुल सही से लिखवा देती हूँ, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different physical and chemical property। तो मैं इससे क्या समझती हूँ, मैं एक बार ना गेट बंद कर देती हूँ, काफ़ी शोर आ रहा हो क्या पता वीडियो में भी। हाँ जी, तो आइसोमेरिज्म होता क्या है, अगर सिंपल डेफिनेशन से समझें कि आइसोमेरिज्म का मतलब वो कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। एग्जाम्पल से समझाऊं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम का मतलब क्या है। हाँ जी, तो हमारा ये फॉर्मूला है क्या, C3H6O। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसमें हमारे 3 तो कार्बन है, एक 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म हमारा वो फिनोमिना है जिसमें हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब नंबर ऑफ एटम तो सेम रहेंगे, लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होगी। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग कैसे होगी, जब हमारा ना क्या कहते हैं, अरेंजमेंट, एटम की अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अरेंज करूँ, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, कार्बन के 4 वैलेंसी पूरी कर दी, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। अगर मैं आपको इसको हाईलाइट करूँ तो ये क्या है, मेरा कीटोन। क्या है ये, मेरा कीटोन ग्रुप है, कीटो ग्रुप है। वहीं अगर मैं इसकी दूसरी अरेंजमेंट बनाऊं
तो इसकी कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से बनेगी कि मान लो अब मैंने ना ये ऑक्सी ग्रुप यहाँ लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ वैलेंसी पूरी कर रही हूँ मैं कार्बन की, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो ये क्या है मेरा एल्डिहाइड। आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों अलग अलग चीज़ होती है। एल्डिहाइड में मेरा CHO ग्रुप होता है और कीटोन में मेरा C डबल बॉन्ड हो। तो क्या दोनों की प्रॉपर्टी अलग होगी? हाँ जी मैम, बिल्कुल दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग होगी। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होती है। तो ये होता है मेरा आइसोमेरिज्म कि कोई ऐसा कंपाउंड दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में 3-3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन वो सॉरी एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, दोनों में ही 3-3 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, दोनों में ही मेरे कितने 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में ही 6 हाइड्रोजन है और दोनों में ही क्या है मेरा एक ऑक्सीजन है। दोनों में मेरे एटम, नंबर ऑफ एटम बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन अलग क्या है, डिफरेंट है मेरी क्या पोजीशन, क्या है डिफरेंट पोजीशन। और इसी डिफरेंट पोजीशन की वजह से ना मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। समझ में आई? तो ये होता है मेरा आइसोमेरिज्म, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, बात समझ में आई कि आइसोमेरिज्म क्या है? बिल्कुल डिटेल में समझा रही हूँ। अब आइसोमेरिज्म ना मेरे 3 टाइप का होता है। आइसोमेरिज्म मेरे 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या है मेरा कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मर्स, और जो थर्ड वन आता है मेरा स्टीरियो आइसोमर्स। क्या आता है? स्टीरियो आइसोमर्स। अभी बेसिक बता देते हैं किस में क्या होता है। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होता है जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। इसके बहुत सारे टाइप है, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी मोटा हो रहा है ये। कन्फॉर्मर जैसे आपने पढ़ा होगा ना, बोट कन्फॉर्मर, चेयर, ट्विस्ट बोट, ये सब आते हैं मेरे कन्फॉर्मर्स में, जो हमारी 3D आती है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स में भी हम 3D की बात करते हैं, जैसे सिस ट्रांस हो गई, ऑप्टिकल आइसोमर्स जैसे वो करते हैं, जिसमें कि स्टीरियो आइसोमर्स में भी क्या आते हैं मेरे ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स की इनैंशियोमर है, डायस्टीरियोमर है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चालू करते हैं क्या? सबसे पहले हम चालू करते हैं हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी मेरे कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट आता है मेरा चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड आता है मेरा पोजीशन आइसोमेरिज्म। अभी मैं बिल्कुल चार्ट बनवा रही हूँ, फिर एक एक को पकड़कर उसे समझेंगे कि चेन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है। सेकंड क्या है मेरा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड आता है मेरा क्या? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिफ्थ वन इज मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। फिर आता है मेरा फिफ्थ वन इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और लास्ट आता है हमारा टोटोमेरिज्म। क्या आता है मेरा लास्ट वाला? टोटोमेरिज्म।
अब एक एक को पकड़कर इसे सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट वन आता है मेरा क्या, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? सिंपल बात करते हैं, वो कंपाउंड जिसमें कंपाउंड हैविंग नंबर of compound having number of carbon atom in main chain is different। मतलब जो मेन चेन होती है ना, उसमें नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग होते हैं, किसी नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में अलग अलग होते हैं, पर एटम सेम रहेंगे। अभी एग्जांपल बताती हूँ किस तरीके से। दैट्स मीन क्या हुआ, वर्ड रूट अलग हो जाएगा, वर्ड रूट इज डिफरेंट। अभी एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है। देखो, आपको पता है, आप IUPAC में इतना पता होगा कि जो हम IUPAC में जब नेमिंग करते हैं तो सबसे बड़ी वाली ब्रांच हम चूज़ करते हैं, कितने भी इररिस्पेक्टिव कितने भी कार्बन एटम उसमें हो, है ना। तो अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, देखो 4 कार्बन ले रही हूँ मैं, 1 2 3 4। कार्बन नंबर 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, कि उसके लिए क्या नाम लेते हैं, ब्यूट, है ना। बिल्कुल सही। अब बात आती है मेरा सेम एग्जाम्पल, कार्बन नंबर मैं 4 ही ले रही हूँ, कितने कार्बन के एटम लूँगी, 4 ही एटम लूँगी, लेकिन एक को ब्रांच बना दूंगी। तो मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ मेन चेन की, तो मेन चेन कौन सी होगी, इसमें ये वाली होगी, या होगी तो फिर ये वाली होगी, पर एक तो मेरा एक तो मेरी ब्रांच बन जाएगी ना। तो इसमें कितने, 1 2 3। तो अब इसका वर्ड रूट क्या हो गया, प्रॉप। क्या हो गया, प्रॉप। वर्ड रूट मतलब कंपाउंड हैविंग नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन एटम्स, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, दोनों में 4 कार्बन रहेंगे, लेकिन मेन चेन में अलग हो जाएंगे। किसमें, मेन चेन में अलग अलग हो जाएंगे। दैट्स मीन इनका वर्ड रूट अलग अलग हो जाएगा। एक का हो जाएगा क्या, ब्यूट, एक का क्या हो जाएगा, प्रॉप। समझ में आया, एक का क्या हो जाएगा, ब्यूट, एक का क्या हो जाएगा, प्रॉप। ये आता है हमारा किसमें, चेन आइसोमेरिज्म में। समझ में आया। अगर और एग्जाम्पल दूँ तो एक एग्जाम्पल क्या आता है, मान लो मैं साइक्लिक चेन का एग्जाम्पल लूँ, 1 2 3 4। कैसे, एक मिनट, पहले स्ट्रेट चेन बना के देती हूँ। 5 कार्बन एटम ले रही हूँ, कितने, 5 कार्बन एटम ले रही हूँ, 1 2 3 4 5, 5 है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन। ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। एक एग्जाम्पल ये हो गया। समझ में आई बात। अब देखो एग्जाम्पल इसी में सेम 5 कार्बन का मैं इसकी एक ऐसे साइक्लो बना सकती हूँ, मतलब साइकिल बना सकती हूँ, 4 मेंबर की साइकिल रिंग। 4 मेंबर की रिंग बना दी, ये यहाँ पर आता है, ठीक है। 4 कितने, 1 2 3 4 साइकिल है, 4 मेंबर की रिंग बन गई। क्या नाम दिया इसको मैंने, साइक्लोब्यूट। अभी मैं ये बात नहीं कर रही कि एन लगाऊंगी, ईन लगाऊंगी, कुछ बात नहीं कर रही। अभी क्या बोले, साइक्लो मतलब रिंग है, ब्यूट मतलब 4 मेंबर की रिंग है, और ये मेरा 5th कार्बन, ये वाला मेरा 5th कार्बन। एक फॉर्मूले में कितने कार्बन है, 5। कितने कार्बन है, 5। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, लेकिन ये 5 मेंबर की रिंग है। किसकी, 5 मेंबर रिंग है ये, ठीक है। इसको क्या बोलूँगी मैं, साइक्लो पेंटेन, मतलब पेंट बोलती हूँ क्योंकि 5 मेंबर की। अभी सफिक्स नहीं लगा रही कुछ भी। समझ में आया। 5 कार्बन से मेरी कितनी फॉर्म आ सकती है, 1 2 3।
है ना। इसमें मैं ब्रांचिंग भी डाल सकती हूँ। ब्रांच कैसे, 1 2 3 4 और एक मैंने ब्रांच डाल दी। समझ में आ गया ना। मेन में कितने हो गए, 4, टोटल कितने, 5, पर मेन में कितने, वर्ड रूट डिफरेंट हो गया। क्या वर्ड रूट आ गया इसका, ब्यूट। इसका वर्ड रूट क्या था, पेंट। समझ में आई ना बात क्या है। तो ये आ जाता है क्या, मेरा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे लेकिन मेन चेन में डिफरेंट हो जाते हैं। किसमें, मेन चेन में डिफरेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा वर्ड रूट अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्ड रूट अलग हो जाता है। समझ में आया। अब अगला आता है हमारे पास क्या, सेकंड, पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या आता है, हमारी पोजीशन में चेंज आ जाती है। क्या आ जाती है, मेरी पोजीशन ही बदल जाती है। फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा, सेम फंक्शनल ग्रुप। इसके पॉइंट लिखवा देती फिर एग्जाम्पल समझाऊंगी। सेम फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन ऑल्सो सेम। समझ में आई बात। और थर्ड पॉइंट आता है मेरा, डिफरेंट कहाँ है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, कार्बन नंबर भी सेम रहेंगे। अब चेंज कहाँ है, चेंज ये है कि फंक्शनल ग्रुप की ना पोजीशन चेंज हो जाती है। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट चेंजेस बदल जाएगा। जज्बात बदल देंगे, रंग बदल देंगे। एग्जाम्पल से समझाऊं, देखो 1 2 3 4 कितने कार्बन की चेन, 1 2 3 4, कार्बन नंबर सेम। पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो OH ग्रुप, OH मेरा फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है। अब 1 2 3 4, OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे। ये तो पता है ना IUPAC में कि हमारी नंबरिंग कहाँ से चालू होती है, जो जहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट नंबर पे आए। समझ में आई बात। देखो कार्बन नंबर बिल्कुल सेम, 4 4, हाइड्रो फंक्शनल ग्रुप सेम, OH डिफरेंस कहाँ है, पोजीशन पे। यहाँ पे 2 पे है, यहाँ पे 1 है। अब आप ये बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैम तो इस पे भी तो लगा सकते हैं, है ना। चलो एक बार ट्राई कर लेते, 1 2 3 4 इस पे लगा लिया। पर क्या आपको पता नहीं है कि जहाँ से पास पड़ता है, काउंटिंग ऑफ 1 2 3 4, ये वाली नहीं करूँगी मैं, ये गलत हो जाएगी। सही कौन सी है, 1 2 3 4। कौन सी वाली, ये जो ब्लू वाली है, ये वाली 1 2 3 4, ब्लू वाली सही है, रेड वाली मेरी गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि काउंटिंग मुझे, नंबरिंग मुझे वहाँ से चालू करनी होती है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप सबसे छोटे नंबर पे आ रहा होता है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी कर लिया ना, तो ये कोई सिचुएशन ही नहीं बनी। समझ में आया, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। तो समझ में आया कि मेरा पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बिल्कुल सेम, फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सेम, पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाती है। क्या हो जाती है, पोजीशन ही चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है। समझ में आई बात। अब आते हैं मेरा थर्ड वन पे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तीसरा क्या है मेरा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें ना फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है। फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट इज डिफरेंट। क्या होता है,
डिफरेंट हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे कि सबसे मेन एग्जाम्पल आता है हमारा, एक आता है अल्कोहल, अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर। देखो CH3 CH2 CH2OH, ये हो गया मेरा अल्कोहल का फॉर्मूला। CH3O CH2 CH3। अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, कार्बन एटम की, कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 है। और एक क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ कितने हैं कार्बन एटम, 1 2 3, 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 7 8, 8। ऑक्सीजन कितना है, 1। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की पोजीशन कुछ इस तरीके से लगाए कि अल्कोहल बन रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है मेरा, ईथर। समझ में आ रही है। मतलब अगर मैं पॉइंट्स लिखूं, हाईलाइट पॉइंट्स क्या होंगे मेरा, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, नंबर ऑफ एटम्स सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। अरेंजमेंट ही कुछ इस तरीके से हो गई कि फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। जहाँ पर एक जगह अल्कोहल है, दूसरी जगह क्या हो गया, ईथर। अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल आ जाता है मेरा एक एल्डिहाइड का और कीटोन का। किसका, एल्डिहाइड का और कीटोन का। इसमें एग्जाम्पल देती हूँ मैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है। कीटोन में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। समझ में आई बात। अब देखो क्या बात कर रही हूँ मैं, देखो कार्बन कितने, एक मिनट, कार्बन कितने, 1। ये क्या हो गया, ये ले, सी मेरा तो यही हट गया। देखो कार्बन कितने, कार्बन 1 2 और 3, कार्बन कितने 3, किसमें कितने 1 2 3, 3 कार्बन। वहीं पे अगर मैं बात करूँ किसकी, हाइड्रोजन की, किसकी, हाइड्रोजन की, 1 2 3 हाइड्रोजन और 3 ये 6 हाइड्रोजन, ये हो गए। इधर कितने, 3 और 3 6, 6 हाइड्रोजन ये हो गए। और ये क्या हो गया मेरा, एक ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया ये मेरा, एक ऑक्सीजन, 1 ये एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। मतलब नंबर ऑफ एटम बिल्कुल सेम सेम है, पोजीशन अलग हो गई किसकी, मेरी किसकी, मेरी फंक्शनल ग्रुप की। एक बन गया एल्डिहाइड और एक बन गया क्या, कीटोन। एक बन गया एल्डिहाइड और एक बन गया कीटोन। ऐसी कुछ और एग्जाम्पल आते हैं मेरे, कैसे, जैसे एसिड के एंड एस्टर के भी होते हैं। एसिड एस्टर क्या होता है, RCOOH, और यहाँ क्या होता है, RCOOR। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल्स दूँ तो कैसे दूंगी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्या हो गया, ये मेरा एसिड ग्रुप हो गया। वहीं पे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, सेम। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 3 और 3 6। ऑक्सीजन कितने, एक ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, 2। सेम सेम हो गया ना। तो ये होते हैं मेरे क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। क्या रहता है मेरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, नंबर ऑफ एटम सेम रहते हैं। बदलता क्या है मेरा,
फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, बदल जाता है। समझ में आया क्या चीज़ होती है। अगला आता है मेरा क्या, मेटामेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप के ना हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, अल्कोहल, फिनॉल हो गया, अमाइंस हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हम एनसीईआरटी में डिस्कस करते हैं, या फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं समझा ही देती हूँ और एग्जाम्पल भी सारे कवर अप करवा देती हूँ। हमने एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड का और एस्टर का कर लिया है। अब आता है किसका, हमारा अमाइंस का। बच्चों ने डिमांड करी है नीट के लेवल का, तो सारे एग्जाम्पल इसी में कवर कर लेती हूँ। अमाइंस क्या होता है, RnH2। ठीक है, अब इसकी ना मेरे पास 3 कैटेगरी होती है। एक अमाइन जिसको मैं प्राइमरी अमाइन कहती हूँ, एक को मैं कहती हूँ सेकेंडरी अमाइन, और वहीं पे तीसरे को बोलती हूँ मैं टर्शियरी अमाइन। अब इसमें फ़र्क क्या आता है, जब RnH2, ठीक है, देखो हाइड्रोजन कितने, 2, एक R ग्रुप है तो प्राइमरी अमाइन, 2 R ग्रुप है तो सेकेंडरी अमाइन, वहीं पे 3 R ग्रुप है तो टर्शियरी अमाइन। समझ में आया डिफरेंस कहाँ पे, एक एक हाइड्रोजन कम होता जा रहा है, एक एक R ग्रुप अल्काइल ग्रुप ऐड होता जा रहा है। एक R है, एक अल्काइल ग्रुप है, प्राइमरी अमाइन, 2 अल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी अमाइन, 3 अल्काइल ग्रुप है, टर्शियरी अमाइन। ठीक है, एग्जाम्पल लो, तो एग्जाम्पल क्या लोगे, CH3, CH2, 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 NH2। क्या, NH2, N से कितने अल्काइल ग्रुप है, 1 अल्काइल ग्रुप, तो क्या आ गया, प्राइमरी अमाइन। क्या आ गया, प्राइमरी अमाइन। वहीं पे और दूसरा एग्जाम्पल लो, ये था A, CH3, CH, NH, CH3। अमाइन क्या है, ये रहा, मतलब N क्या है, नाइट्रोजन, ये रहा। नाइट्रोजन से कितने अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप नंबर 1, अल्काइल नंबर ग्रुप 2, तो ये क्या हो गया मेरा, सेकेंडरी अमाइन। क्या हो गया, सेकेंडरी अमाइन। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ किसकी, मैं बात कर रही हूँ CH3 एंड CH3, CH3। नाइट्रोजन मेरा ये रहा, कितने अल्काइल ग्रुप है, 1, 2, 3, तो ये क्या आ गया मेरा, टर्शियरी अमाइन। क्या हो गया, टर्शियरी अमाइन। तो समझ में आ गया, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। क्या होगा ये मेरे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या होगा ये, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक और एग्जाम्पल का टाइप आता है इसमें, क्या मेरा, अल्कोहल और फिनॉल। एक आता है अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है जी, और एक आता है मेरा क्या, साइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। अब देखो अल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस होता है। अगर OH ग्रुप, क्या, OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है, क्या, डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है, तो ये होगा मेरा फिनॉल। मैं बिल्कुल क्रिस्प बता रही हूँ, क्रिस्प, सॉरी क्रिस्प, कि अगर OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है, डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है तो मतलब वो क्या है, फिनॉल। वहीं पे अगर OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच नहीं है, नहीं जुड़ा हुआ, कार्बन से है, मतलब एग्जाम्पल में बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। डायरेक्ट रिंग से अटैच नहीं है तो तब इसको मैं बोलूँगी अल्कोहल। क्या बोलूँगी, अल्कोहल। ठीक है, एग्जाम्पल बिल्कुल एक बार देखो, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, रिंग के उससे बताती हूँ। ये मेरी क्या रिंग है, CH2OH, एक तो ये हो गया,
और एक मेरा ये हो गया। अब दोनों में फ़र्क देखो। अगर OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है, क्या ये वाला OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है? हाँ जी मैम, बिल्कुल जुड़ा है। तो ये क्या है मेरा? फिनॉल। क्या है ये मेरा? फिनॉल। क्या ये OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है? नहीं जुड़ा। ये है मेरा क्या? अल्कोहल। क्या? अल्कोहल। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होएगी, मतलब कि कब नाम नेमिंग में अल्कोहल देंगे, कब नेमिंग में फिनॉल देंगे। तो बिल्कुल बेसिक है कि अल्कोहल फिनॉल सब में सेम सेम है। मतलब कार्बन कितने? 7 कार्बन। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 है ना? 7। ऑक्सीजन कितने? एक ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने? देखो, आपको पता होगा कि ये मेरी जो बेंजीन रिंग होती है, इसमें मेरे 3 डबल बॉन्ड होते हैं, पर ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में होता है, मतलब घूम रहे होते हैं कि ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो हर कार्बन के पास मेरी कितनी वैलेंसी पूरी है? 3 वैलेंसी पूरी है, तो एक एक हाइड्रोजन होता है, ये पता है ना? तो उसी अकॉर्डिंगली हम हाइड्रोजन गिरेंगे, तो ये हाइड्रोजन भी हमारे पास सेम सेम होता है। ये आता है अल्कोहल और फिनॉल में हमारा क्या? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर आता है मेरे पास साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड क्या होता है मैम? साइनाइड होता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एन आइसोसाइनाइड एन ट्रिपल बॉन्ड सी। मैम दोनों ही तो सेम है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कहाँ पे आता है? साइनाइड में जो अटैचमेंट होती है, मतलब किसी भी अगर अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, किसी भी ग्रुप से जुड़ा है, चेन से जुड़ा है ना, तो अटैचमेंट होती है, मतलब डोनेशन कौन जुड़ा होता है? सी जुड़ा होता है। बॉन्डिंग कहाँ से होती है? सी से। लेकिन जब बॉन्डिंग एन से होती है तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 CN, है ना? किससे जुड़ा है? सी से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? सी से जुड़ा है। वहीं इसमें देखो, CH3 CH2 NC किससे जुड़ा है? N से जुड़ा है। ये क्या है? साइनाइड। ये क्या है? आइसोसाइनाइड। बात क्लियर हुई? ये हो गए मेरे क्या? फंक्शनल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल। कितने एग्जाम्पल पढ़े हमने? एक बार हमें कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म मतलब एक बार लिख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल था मेरा क्या? अल्कोहल और ईथर का। ठीक है जी। दूसरा है हमारा एल्डिहाइड कीटोन का एग्जाम्पल। ठीक है जी, ये भी हो गया। थर्ड है मेरा अमाइन का एग्जाम्पल। ठीक है, कि प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन क्या होता है, समझ में आया? अमाइन है, थर्ड हो गया। फोर्थ होता है मेरा अल्कोहल फिनॉल का, आइसोसाइनाइड साइनाइड का। ठीक है, मैंने एस्टर का भी तो समझाया था ना शायद। एस्टर का कहाँ समझाया था? एस्टर का भी तो समझाया था। अच्छा ये रहा ना, ये मिस हो गया। ये 3 एस्टर, ये अमाइन हो गया मेरा फोर्थ। बोलिए अमाइन समझाया तो था मैंने, कहाँ गया? एंड दिस इज माई 5 एंड दिस इज माई 6। तो मैंने कितने एग्जाम्पल पढ़ लिए? मैंने फंक्शनल ग्रुप के सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं कि फंक्शनल ग्रुप कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, सारे ग्रुप में। अब आता है मेरा अगला क्या? मेटामेरिज्म। अगला क्या है मेरा? मेटामेरिज्म। हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आज कंप्लीट कर लेंगे, चाहिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। मेटामेरिज्म बाकी का आइसोमेरिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं कि मेटामेरिज्म क्या होता है। मेटामेरिज्म वो फिनोमिना होता है जिस कंपाउंड में, ठीक है, जिस कंपाउंड में डिफरेंट एल्काइल ग्रुप is present on either side
ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अभी लिखो, मैं लिख इसलिए रही हूँ, मैं डायरेक्ट पीपीटी से भी पढ़ा सकती हूँ और आगे चलकर शायद मैं भी पढ़ाऊँ भी, ठीक है, पर वो तब पढ़ाऊँगी जब मैं पहले लिखवा दूँगी, कि साथ साथ नोट्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा। पहले डेफिनेशन लिखो, फिर मैं एनसीईआरटी भी रीड करवाऊँगी, ठीक है। तो आप लिखो, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि फंक्शनल ग्रुप में अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, देखो CH3 CH2O CH3, सबसे छोटा एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल ये क्या होता है? मेरा ईथर होता है। आपको पता है ना, अगर एक ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन के इधर भी RO एल्काइल ग्रुप हो, इधर भी एल्काइल ग्रुप हो, ROR, इसको बोलते हैं क्या? ईथर, ठीक है। ये क्या? एग्जाम्पल 1 ईथर। अब देखो इस तरफ कितने कार्बन है ऑक्सीजन के, इस तरफ 1 2, कितने एल्काइल ग्रुप है? 2 एल्काइल ग्रुप है। ऑक्सीजन की साइड कितने? 1 एल्काइल ग्रुप है। इसी टाइप के फिनोमिना को बोलते हैं क्या? हम मेटामेरिज्म, कि कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू, फंक्शनल ग्रुप क्या है मेरा? ईथर, मतलब O, फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू अलग अलग एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल। इस टाइप के फिनोमिना का क्या बोलते हैं हम? मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल और लिखवाती हूँ मैं, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। देखो C डबल बॉन्ड O और O, ये वाला ग्रुप क्या होता है मेरा? एस्टर। क्या होता है ये वाला ग्रुप मेरा? एस्टर। समझ में आई बात? अब देखो इस तरफ क्या है मेरे? कितने ग्रुप है? 1 2 3 1 2 3 4, 4 एल्काइल ग्रुप। यहाँ कितना है? 1 एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब अगर मैं इसका सेम करूँ, सेम मतलब सेम कार्बन नंबर एटम, 1 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। अब कितने हो गए यहाँ फंक्शनल एल्काइल ग्रुप? 2 एल्काइल ग्रुप। यहाँ कितने एल्काइल ग्रुप है? 3 एल्काइल ग्रुप, ठीक है। नंबर ऑफ एटम सेम है। इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप की अरेंजमेंट को, इस टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। समझ में आई बात? अगला आता है मेरा क्या? अगला आता है मेरा, एक बार शीट ऐड कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट आता है मेरा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये क्या होता है? रिंग चेन से समझो, रिंग से चेन बन रही है, चेन से रिंग, ठीक है। रिंग चेन बन जाती है, चेन रिंग बन जाती है। इस टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं हम? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्या? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब देखो एक मान लो ये है CH2 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 0 3, यहाँ CH3 आएगा, 1 2 3, हाँ CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब क्या मैं इसकी एक रिंग बना सकती हूँ? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। क्या मैं इसका एक क्या मैं इसकी एक रिंग बना सकती हूँ? ये क्या है मेरा? साइक्लोब्यूटेन। क्या है मेरी? साइक्लोब्यूटेन। समझ में आई? अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, जहाँ से भी नंबर चालू करी 1 2 3 4, 1 और 2 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। 1 और 2 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। समझ में आई? तो इसको मैं पूरा कर सकती हूँ, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और एक 4। समझ में आई? ये पूरी इसकी सब मेरी वैलेंसी पूरी है। तो ये क्या है मेरा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, कि
चेन से रिंग बना दो, रिंग से चेन बना दो। इस टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। समझ में आ गई बात? अब आगे आता है मेरा क्या? टॉटोमेरिज्म। और इसके बाद मेरा क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्या है? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म मेरा एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में फॉर्म होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मतलब जैसे कि आपको ना मैं जब जीओसी करवा रही हूँ तो उसमें मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके से एरोस होते हैं, ये मेरा इक्विलिब्रियम शो करते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बहुत जल्दी में इंटरकन्वर्टिबल हो, बदल रहे हो, इस टाइप का। तो ऐसे ना एक दो मॉलिक्यूलर फार्मूलों के बीच में इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा होता है कि ना वो बहुत जल्दी जल्दी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल है टॉटोमेरिज्म का कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ये एक फंक्शनल पहले मैं पॉइंट लिखवा देती हूँ कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म जैसा होता है ना, थोड़ा थोड़ा वैसे ही सेम होता है, उसी का ही टाइप मान लो। फंक्शनल आइसोमेरिज्म जैसा ही होता है। ठीक है, क्या होता है? व्हेन टू फंक्शनल आइसोमर्स exist in dynamic equilibrium with each अदर, इसको बोलते हैं क्या हम? टॉटोमेरिज्म। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल क्या है इसका? मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है इसका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब ना बहुत ध्यान से देखना कि मैं किस तरीके से इसको बनाऊंगी। एक एल्काइल ग्रुप आर, CH3 डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, और एक हाइड्रोजन ना मैं इसका कुछ इस तरीके से बना रही हूँ, हाइड्रोजन। समझ में आई? ठीक है, ये मेरा इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वही R CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर आ जाएगा मेरा OH। ये होता है इनॉल और ये होता है मेरा कीटो फॉर्म। अब मैं बात बताती हूँ कि एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। ये जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है ये टूटकर शिफ्ट करेगा यहाँ। समझ में आया? और जब ये मेरा यहाँ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ मेरा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ मेरा नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो हाइड्रोजन है ये टूट के मेरा किसके पास चला जाता है? O के पास। देखो ये बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड बना, ये रहा, ये हाइड्रोजन गया और ऑक्सीजन के पास चला गया, उसकी वैलेंसी पूरी करने, ये OH आ गया। इनॉल मतलब इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल ग्रुप। ये क्या है? मेरा इनॉल और ये क्या है? मेरा कीटो। अगर मैं इसका सिंपल कि मैम हम किसी और कंपाउंड में कैसे बनाएंगे, तो इसकी मैं बताती हूँ। 1 नेमिंग देना, पहले 1 2 3 इस तरीके से नेम देना कि ऑक्सीजन के पास आएगा 3। समझ में आया? 1 2 3। क्या करना? कार्बन 1 का जो हाइड्रोजन है उसको O के पास पहुंचा दो, O के पास। ठीक है, और कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है, क्या? जो पाई बॉन्ड है उसको शिफ्ट कर दो। कार्बन ऑक्सीजन कौन सा? देखो कार्बन कौन सा? 2 कार्बन और ऑक्सीजन कौन सा? 3। जो 2 और 3 का जो बॉन्ड है उसको शिफ्ट कर दो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बॉन्ड के पास। पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दो कार्बन 1 और कार्बन 2 पर। ठीक है, कार्बन 1 और कार्बन 2 पे शिफ्ट करा तो ये डबल बॉन्ड हो गया। बस ये चीज़ करनी है, क्या कि कार्बन 1 का हाइड्रोजन लगा
ऑक्सीजन के पास पहुंचा दो, OH बन जाएगा। और जो 2 और 3 के बीच का बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, उसे 1 और 2 के बीच में पहुंचा दो। बस ये आपको करना है किसी भी फॉर्मूले में, आपका ये हो जाएगा सॉल्व। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल देती हूँ, CH3 CH2 CH2C H डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3। ठीक है, एक ही हो गया। इसको छोटा कर देती हूँ मैं, नहीं तो आ जाएगा मैम स्टेबल वाला कौन सा फॉर्म करेंगे, तुम्हारी ये तो भली चलाई। CH3 CH2, नाम नेमिंग दो, नामकरण करो, 1 2 3। इस वाले हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से बना लूँ, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। इस वाले हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास ले गई, तो ये ऐसे ही है बिल्कुल, ये सेम बनाया। हाइड्रोजन के पास ले गई, ये डबल बॉन्ड है, ये 1 2 के पास ले गई। कौन सा फॉर्म था ये, कीटो। कौन सा फॉर्म था, इनॉल। समझ में आ गया। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास ले गई जी। डबल बॉन्ड को 1 2 के पास, 2 3 के डबल बॉन्ड को 1 2 के पास ले गई जी। समझ में आया टॉटोमेरिज्म कैसे करोगे, बिल्कुल इजी है। क्या है, बिल्कुल इजी है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब टॉटोमेरिज्म की ना कुछ कंडीशंस भी है। कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म क्या है कि टॉटोमेरिज्म होने के लिए अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन ज़रूरी है। मतलब क्या कहते हैं कि अगर मैं नेमिंग दूँ, कैसे दूँ, ऐसे देती हूँ, ये मानो मेरा क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो अल्फा पोजीशन कौन सी हो गई, ये और ये। ठीक है, क्या, ये और ये। अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए, क्या, मस्ट हैव 1 अल्फा हाइड्रोजन ऑन sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज एटम, sp3 हाइब्रिडाइज एटम पर एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, ताकि 1 3 सिस्टम बने। कौन सा सिस्टम बने, 1 सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर नेबरिंग एटम sp2 है, इफ नेबरिंग एटम इज sp2, देन, तो उसके पास, देन इट हैव अल्फा हाइड्रोजन ऑफ sp3 एटम इन कॉन्जुगेशन। अगर वो sp2 है, मतलब डबल बॉन्डेड है, तो वो अल्फा हाइड्रोजन अपने इस कॉन्जुगेशन के साथ, मान लो ये कुछ इस तरीके से है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है पर इसके पास तो है। और आपको पता है कि अगर डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्ड ऐसे लिखा होता है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में होता है कि ये इधर जाता है ऐसे ऐसे करके, है ना, पता है ना। तो अगर उस sp3 है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपने कॉन्जुगेशन साथ वाले sp3 कार्बन से ले सकता है, जो किस में है, कॉन्जुगेशन में है। समझ में आया। ये कंडीशन है मेरी टॉटोमेरिज्म की, तो कि अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो पड़ोसी से ले ले। पड़ोसी से भी कब लेगा, जब उसके पास कार्बन किस में है, मेरे कॉन्जुगेशन में है। समझ में आई। यहाँ पर मेरा कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, हम एग्जाम्पल आगे क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। प्रैक्टिस के लिए
प्रीवियस ईयर कर लेना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिनिश, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिनिश। अब क्या बच रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बचा है। और मेरा अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ये कन्फॉर्मस, ठीक है, ये रहेगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको पसंद आए ना तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, भाई बहनों को, जो भी है उनको शेयर कर दीजिए और अपना प्यार दिखाइए। थैंक यू।